नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों की परख। आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक औरत का पूरा संसार सिर्फ एक नाम से सिमट सकता है। मेरे लिए वो नाम था प्रतीक। कॉलेज के गलियारों में शुरू हुआ ये रिश्ता, शादी के 7 फेरे, सास का आशीर्वाद और फिर 2 मासूम बच्चों की खिलखिलाहट से भरा घर। सब कुछ किसी सपने की तरह था, लेकिन सपनों को भी तोड़ने का एक वक्त आता है और मेरे जीवन में वो वक्त एक फ़ोन कॉल के साथ आया। ससुराल सिर्फ तब तक घर है जब तक आपके साथ आपका पति हो। पति के जाने के बाद बड़ी दीवारें आपको पराया कर देती हैं। वही लोग आपको मनहूस कहकर धक्का दे देते हैं। औरत के हिस्से में न इज्जत बचती है न छत। बस सवाल, अब कहाँ जाऊं? शाम का धुंधलका कॉलेज कैंपस पर उतर रहा था। हल्की हवा में अमलतास के पीले फूल जमीन पर गिरते हुए किसी धीमे गीत की तरह लय ताल से मिल रहे थे। रिया ने अपनी किताबें सीने से लगाई और बरामदे के खड़े लड़के की तरफ नजर डालने से खुद को रोक न सकी। वह था प्रतीक। पहली बार जब उनकी नजरें मिली तो वह महज एक संयोग था। लाइब्रेरी में आखिरी बची हुई किताब दोनों ने एक साथ थामी थी। उस एक पल में उनकी आंखों में न जाने कितनी अनकही बातें उतर आई। धीरे धीरे वह संयोग मुलाकातों से बढ़कर रोज की प्रतीक्षा में बदल गया। कैफेटेरिया की चाय, प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त की छोटी छोटी बहसें और बारिश के बाद कैंपस की भीगी पगडंडियों पर बिना बोले साथ चलना, सब एक अनकही मोहब्बत का हिस्सा बनता चला गया। जब प्रतीक ने पहली बार रिया से अपने दिल की बात कही तो उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी। रिया, जिंदगी का हर सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। रिया ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुरा दिया। वही मुस्कान जो जीवन भर का वादा थी। परिवार तक बात पहुंची तो लहर सी दौड़ गई। रिया के घर में भाई के सिवा सभी को एतराज़ था। अपनी पसंद से शादी, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। लेकिन रिया का भाई, जो बचपन से उसकी हर लड़ाई में ढाल बनकर खड़ा रहता था, इस बार भी अड़िग रहा। बहन की खुशी से बढ़कर कोई रिवाज नहीं। अंततः रुकावटें पिघल गई और एक शरद सुबह सहनाइयों की गूंज के बीच रिया और प्रतीक एक दूसरे के जीवन में आधिकारिक रूप से बंध गए। ससुराल के आंगन में रिया का स्वागत कुछ इस तरह से हुआ मानो वह नई बहू नहीं, घर की खोई हुई बेटी लौट आई हो। सास का ममता भरा हाथ, जेठानी की खिलखिलाहट और हर कोने में गूंजती मेहमानों की शुभकामनाएं। रिया ने सोचा, शायद किस्मत वाकई मुझ पर मेहरबान है। समय यूं ही फिसलता चला गया। रसोई में सास के साथ हंसते हुए खाना बनाना, जेठानी संग त्योहारों की तैयारियां करना और प्रतीक के साथ छोटी छोटी यात्राएं। हर दिन जैसे किसी रंगीन कहानी का पन्ना था। फिर आया वह दिन जिसने इस खुशहाल कहानी को और भी रोशन कर दिया। रिया ने पहली बार अपने हाथों में अपने बेटे को थामा। नन्ही उंगलियों को पकड़ते हुए उसकी आंखें भर आई। कुछ ही वर्षों में एक प्यारी सी बेटी ने भी घर में कदम रखा। अब तो मानो घर की दीवारों तक में बच्चों की खिलखिलाहट समा गई। प्रतीक अक्सर रिया से कहता, मुझे लगता है हमारी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू हुआ है। रिया जानती थी उसके पास सब कुछ है, प्यार, सम्मान और वह परिवार जिसका सपना उसने कॉलेज के दिनों में देखा था। उसे क्या मालूम था कि यही शुरुआत आगे चलकर उसके धैर्य और प्यार की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है।
शाम का सूरज अपनी आखिरी किरणें आंगन में बिखेर रहा था जब प्रतीक ने रिया के हाथ में एक चमचमाता लिफाफा थमाया। उसमें कनाडा की एक प्रतिष्ठित कंपनी का ऑफर लेटर था। रिया ने उसे पढ़ा, फिर उसकी तरफ देखा। गर्व और चिंता दोनों भाव उसकी आंखों में साथ साथ तैर रही थी। रिया, ये मौका बहुत बड़ा है, बस 2-3 साल की बात है, फिर हम अपने सपनों का घर बनाएंगे। पर घर तो तुम्हारे बिना अधूरा होगा, रिया ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा प्यार ही मेरा घर है, वो जहाँ भी होगा मेरा घर वहीं होगा। प्रतीक ने उसकी हथेलियों को थामते हुए उत्तर दिया। कुछ ही हफ्तों में एयरपोर्ट पर विदाई का वह क्षण आ गया। बच्चों के मासूम हाथ जो बार बार पिता की जैकेट खींचते और रिया की आंखें जो मुस्कुराने की कोशिश में भीगी ही रहती, ये सब प्रतीक के दिल में किसी गहरी गठरी की तरह बंध गए। उसने वादा किया, जल्दी लौटूंगा और तब हम हमेशा साथ रहेंगे। विदेश से आते फोन कॉल, पार्सलों से भरे गिफ्ट, बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने और रिया के लिए सुगंधित परफ्यूम। हर पैकेट के साथ एक खत होता, बस थोड़ा और इंतजार। रिया, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रिया हर महीने की गिनती में खोई रहती और घर के बाकी लोग भी प्रतीक की भेजी रकम से प्रसन्न थे, लेकिन उसके दिल का असली सुख तो प्रतीक की वापसी में था। फिर एक दोपहर जब रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी, उसके मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अजनबी था, आवाज़ भारी और थरथराती हुई। क्या आप प्रतीक जी की पत्नी हैं? हमें बहुत अफसोस है, प्रतीक का कार एक्सीडेंट हो गया है। रिया का गला सूख गया। उसके कानों में आवाज़ गूंजती रही, पर शब्दों का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। वह सिर्फ इतना सुन पाई, हादसा भयानक था, बॉडी की हालत दिखाने लायक नहीं है। 2 दिन बाद घर के दरवाजे पर एक काले कपड़े में लिपटा हुआ ताबूत रखा गया। किसी ने चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं दी। मत देखो बहू, पहचान नहीं पाओगी। घर का आंगन जहाँ कभी बच्चों की खिलखिलाहट और रिया की हंसी गूंजती थी, अब रोने की सिसकियों और शोक गीतों से भर गया था। लेकिन मातम के बीच भी कुछ जहर भरे शब्द रिया के कानों में तीर की तरह उतरते रहते। तू मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई, तेरी किस्मत काली है, तभी तो जवान पति चला गया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह पति के खोने का शोक मनाए या इन तानों के घाव सहलाए। वह बस बच्चों को सीने से लगाकर बैठी रही, मानो उनके छोटे छोटे दिल भी कहीं टूट ना जाए। हादसे के बाद का घर अब वैसा नहीं रहा था। कभी रसोई में रिया और जेठानी की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बर्तन पटकने और तानों की आवाज़ें आती थी। सुबह की चाय के साथ चुपचाप रखी एक कटोरी में बच्चों के लिए पतला सा दूध आता, कभी आता भी नहीं। एक दिन जब बेटा भूख से रोते रोते माँ की गोद में सो गया, रिया ने जेठानी के पास जाकर धीरे से कहा, भाभी, बच्चों के लिए थोड़ी रोटी। जेठानी ने ठंडी नज़र डालते हुए जवाब दिया, रिया, मैं कब तक अपने पति की कमाई से तुम्हारे बच्चों को खिलाऊं? अब अपना इंतजाम खुद करो। उसकी बात में पत्थर जैसी शक्ति थी। बरसों जिस आंगन में रिया ने बहू बनकर कदम रखा था, वही आंगन अब उसके लिए किसी अदालत जैसा बन गया था, जहां हर रोज एक नया इल्जाम सुनाया जाता था। पति की मौत के बाद सास की आंखों में ममता की जगह तिरस्कार भर गया। सुबह शाम तानों की बरसात होती, मनहूस औरत, तेरे पांव पड़ते ही मेरा घर उजड़ गया। रसोई में रखा खाना जेठानी के हुक्म से उसके हिस्से से काट दिया जाता। बच्चों को बासी रोटियां देकर कहा जाता, यही खा लो और कुछ नहीं है। कभी कपड़ों को छू लेने पर ताना, कभी दरवाजे के सामने खड़ी होने पर उल्हाना। हर पल उसे ये महसूस कराया जाता कि अब वह इस घर की नहीं रही। और एक दिन बरामदे में सबके सामने सास ने ठंडी कांपती आवाज में अंतिम फैसला सुनाया, जा, इस घर से चली जा। उसी शाम बिना किसी और बहस के
रिया का सामान आंगन में डाल दिया गया। तेरे साए से भी मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रिया की आंखों में आंसू नहीं, बस एक सवाल तैर रहा था। क्या यही वह घर था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित किया था? हाथ में एक थैला, बाहों में बेटी और बगल में छोटा बेटा। रिया ने अपने ही घर की चौखट से बाहर कदम रखा। वह सोच रही थी, कम से कम मायका तो मेरा होगा। पर वहाँ भी ठंडी हवाएं इंतजार कर रही थी। भाभी ने साफ कह दिया, तुम इस घर की इज्जत लूटकर अपनी पसंद की शादी करके चली गई थी। अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम्हारे बच्चों को खिलाना मेरा काम नहीं है। भाई ने नजरें झुका ली। रिया का दिल जैसे अपने ही सीने में गिर पड़ा। अब न घर न ठिकाना, दो छोटे छोटे बच्चों के साथ ना वो जॉब कर सकती थी, ना कोई काम देता था। दिन में शहर की गलियों में भटकना और शाम होते ही किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कोई श्रद्धालु प्रसाद दे देता तो वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों में बांट देती। कभी भूख इतनी बढ़ जाती कि उसे हाथ फैलाना पड़ता। बरसात की एक रात जब मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में भीग चुकी थी, रिया बच्चों को भीगने से बचाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर उन्हें ढक रही थी। आंसू और बारिश की बूंदें एक दूसरे में घुल गई। फिर भी उसके दिल में एक ना बुझने वाली लो थी। वह बार बार बच्चों को देखकर फुसफुसाती, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे। यह उम्मीद ही उसका सहारा थी, एक धागा जिसमें वह अपनी टूटी जिंदगी को बुनने की कोशिश कर रही थी। सर्दियों की धूप मंदिर के पत्थर के आंगन में बिखरी हुई थी। रिया बच्चों के साथ सीढ़ियों के एक कोने में बैठी थी। जमीन पर फैलाया हुआ साड़ी का एक टुकड़ा, जिसमें सुबह से कुछ सिक्के और थोड़े से प्रसाद के टुकड़े पड़े थे। बेटा सीढ़ियों पर चौक से आकृतियां बना रहा था। बेटी उसके आंचल में सिर रखकर ऊँग रही थी। तभी मंदिर की दीवार पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और सफ़ेद शर्ट व नीली जीन्स में एक युवक उतरा। धूप में उसकी आकृति कुछ पल के लिए चकाचौंध सी लगी। रिया की नज़र जैसे उस पर अटक गई। उसका कदम, उसका चेहरा, उसकी चाल, सब प्रतीक जैसा। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने बच्चों को वहीं छोड़ भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर युवक प्रसाद चढ़ाकर सिर झुकाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया और चला गया। उस रात रिया ने आंख नहीं मूंदी। क्या सच में वह प्रतीक था? अगर हाँ, तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अगले कई दिनों तक वह उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती। और हाँ, वह युवक अक्सर आता पर कभी उसकी तरफ नहीं देखता। रिया एक बार उसके पीछे चली, मगर मंदिर की भीड़ में वह ओझल हो गया। आखिर एक दिन रिया ने अपने मन का बांध तोड़ दिया। जब युवक ने प्रसाद चढ़ाकर मुड़ने की कोशिश की, रिया ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक अड़िगपन। तुम मेरे पति हो। युवक हड़बड़ा गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आप पागल हैं क्या? मैं आपको नहीं जानता। पर रिया ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। भीड़ रुककर देखने लगी। तुम प्रतीक हो, तुम्हारा वही चेहरा, वही आवाज, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे ये बच्चे हैं। युवक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर पर हाथ रखा, मानो कोई पुराना दर्द लौट आया हो। अचानक वह लड़खड़ाया और सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। रिया झुककर उसका सिर अपनी गोद में रखे बार बार पुकार रही थी, प्रतीक, आंखें खोलो। ये मैं हूँ रिया। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। ये औरत पागल है या सच बोल रही है? लेकिन उस क्षण रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस यह लग रहा था कि अब किस्मत की गिरह खुलने वाली है। मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ छट चुकी थी। युवक, जिसका चेहरा रिया के दिल में घर कर चुका था, पास के एक छोटे से क्लिनिक में ले जाया गया। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। सांसें
तेज। जब डॉक्टर ने कहा सिर्फ थकावट और तेज सिर दर्द है, थोड़ा आराम कर लीजिए। रिया ने राहत की सांस ली, मगर प्रतीक, हाँ, अब रिया के दिल में वह नाम पूरी तरह लौट आया था। अभी भी आंखें मूंदे जैसे किसी अंदरूनी अंधेरे से जूझ रहा था। धीरे धीरे उसने पलकें खोली। उसकी नज़र रिया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर ठहर गई। उस नज़र में उलझन भी थी और कोई अनजाना खिंचाव भी। मैं तुम्हें जानता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी टूटी हुई थी। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो प्रतीक? मैं तुम्हारी रिया हूँ, तुम्हारे बच्चे। याद करो, रिया ने कांपती आवाज़ में कहा। प्रतीक ने माथे पर हाथ रखा। अचानक जैसे कोई पुरानी फिल्म टूटी फूटी टुकड़ों में चलने लगी। कनाडा की ठंडी सड़कें, कार का शोर, अचानक आती हेडलाइट की चुभन, फिर दर्द का अंधेरा और अस्पताल की सफ़ेद छत। वह पूरी तरह घायल था। कई महीनों तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा। होश आया तो नाम, जगह, अपना अतीत सब गायब। सिर्फ दर्द और खालीपन बचा था। एक मध्यम वर्गीय बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका अपना बेटा एक हादसे में खो गया था, उसे अस्पताल से अपने साथ घर ले आया। उन्होंने उसे नए नाम से पुकारना शुरू किया और प्रतीक ने वही जिंदगी मान ली, क्योंकि उसके पास और कुछ याद ही नहीं था। रिया की बातें सुनते सुनते उसके माथे पर पसीना आ गया। यादों की धुंध में अब साफ तस्वीरें बनने लगी। रिया की मुस्कान, बच्चों की खिलखिलाहट, शादी का मंडप। रिया, सचमुच तुम हो? उसकी आंखें अब भीगी हुई थी। हाँ प्रतीक, मैं ही हूँ। देखो, ये तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चों ने झिझकते हुए पिता का हाथ थामा और जैसे ही उनकी उंगलियां उसके हाथ में समाई, प्रतीक का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ यह स्पर्श उसने पहले भी अनगिनत बार महसूस किया है। उसने रिया और बच्चों को सीने से लगा लिया। उसके गले से सिर्फ यही निकला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में इतना वक्त लगा दिया। रिया के आंसू अब दर्द के नहीं, राहत के थे। वर्षों का इंतजार, भूख, अपमान, सब उस एक पल में धुल गया। अस्पताल से निकलते समय प्रतीक ने रिया और बच्चों का हाथ ऐसे थामा जैसे अब उन्हें कोई ताकत उससे अलग नहीं कर सकती। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक दृढ़ संकल्प भी। रिया, अब वक्त है कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अपमान, सबका हिसाब लिया जाए। उसकी आवाज़ में वह ठंडापन था जो सिर्फ किसी टूटी हुई आत्मा को जोड़ने के बाद आता है। ससुराल का आंगन वही था, पर अब वहाँ स्वागत के फूल नहीं, ताने और झूठी शान की दीवारें थी। माँ और जेठानी दोनों ही चौंक गई। प्रतीक, तुम जिंदा हो? जेठानी के होठों पर नकली हैरानी और माँ की आंखों में झूठा स्नेह चमक रहा था। प्रतीक ने बिना समय गंवाए सीधा उनके सामने खड़े होकर कहा, हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे कर्म भी जिंदा है, जो आज तुम्हारे सामने आईना बनकर खड़े हैं। उसने सबके सामने रिया का हाथ थाम लिया। जिस औरत ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अपने मायके का सुख, अपनी जवानी, अपने सपने, उसे तुमने सड़क पर छोड़ दिया। भूख से तड़पते मेरे बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने पर मजबूर किया। क्या यही तुम्हारा संस्कार है? क्या यही तुम्हारा खून है? माँ और जेठानी की आंखें झुक गई। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो चुके थे। प्रतीक का गला भर आया, लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी का सम्मान लौटाने आया हूँ। रिया इस घर में तभी कदम रखेगी जब तुम दोनों अपने पापों को सबके सामने स्वीकार करोगी। प्रतीक की आवाज़ सख्त थी। शर्म और दबाव के आगे माँ और जेठानी को झुकना पड़ा। उन्होंने रिया के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन रिया की आंखों में अब आंसुओं से ज़्यादा आत्मसम्मान की चमक थी। उस दिन के बाद वह घर सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान नहीं रहा, वह रिया के सम्मान और प्रतीक के प्रेम की गवाही बन गया। और रिया ने सीखा, देर भले हो जाए पर सच और प्रेम हमेशा जीतते हैं। सास और जेठानी की माफ़ी मांग लेने के बाद रिया और प्रतीक ने
वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपना नया आशियाना बसाया। कहते हैं ना, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। उस दिन के बाद उस घर में ताकत की परिभाषा बदल गई। अब ताकत रिश्तों में थी और सम्मान रिया के कदमों में। रिया और प्रतीक की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच और सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई के सामने हार नहीं मानता। हालात चाहे कितने भी कठोर हों, अगर भरोसा और हिम्मत बरकरार हो तो खोए हुए रिश्ते और सम्मान वापस पाए जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि अहंकार और स्वार्थ के कारण किए गए अत्याचार अंततः उजागर होकर अत्याचारी को शर्मसार करते हैं। रिश्तों में ताकत पैसों या संपत्ति में नहीं, बल्कि सम्मान, ईमानदारी और आपसी विश्वास में होती है। रिया की तरह हर स्त्री को अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यही साहस अंत में न्याय और इज्जत दिलाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।